देख लो, हम बात करेंगे किसी भी भौतिक राशि का बीमा क्या होता है, उसका बीमीय सूत्र क्या होता है, उसका बीमीय समीकरण क्या होता है। आज की क्लास थोड़ी से लेंदी रहेंगे, लेकिन उसमें यह है कि नीट से लेके आईआईटी लेवल तक के पूरे बीमीय जितने भी बीमीय सूत्र होते हैं सबको फाइंड करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्टों से स्टार्ट कर रहे हैं कि बीमा क्या होता है, उसका बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय समीकरण क्या होता है। जितनी भी एक जैसी भौतिक राशियां मिलेगी, जितना भी एक जैसे, उन सभी का बीमा हम एक साथ लिखेंगे, सभी के बीमीय सूत्र को एक साथ लिखेंगे, ताकि आपको बाद में अगर समझना हो एक बार देख के तो कोई असुविधा नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बीमा क्या होता है, फिर बीमीय सूत्र क्या होता है। अरे मेरी बात समझ में, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके समानता क्या है, ये सारी चीजें हम बारी बारी बात करेंगे। अरे मेरी बात समझ में। तो यहाँ देख लिए, पहले भौतिक राशि के बीमा को समझने के लिए सबसे पहले हमें मूल राशियों को समझना होगा। तो मैंने बताया था मूल राशियाँ किसे कहते हैं, तो हम बताए थे वे राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं। इसका वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप देख भी सकते हैं कि वे राशियाँ जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। तो पहले हम मूल राशियों का बीमा लिख दे रहे हैं कि इन मूल राशियों की ये बीमाएँ होती हैं, उसके बाद हम फिर उसका डेफिनेशन देंगे। जैसे हमारे पास कुछ भौतिक राशियां होती हैं, मैं यहाँ उन भौतिक राशियों को लिख दे रहा हूं। ये भौतिक राशियां, और उन भौतिक राशियों को मैं यहाँ पे इनका बीमा लिखूंगा, भौतिक राशियों का ये बीमा डायमेंशन। जैसे हमारा ये अभी समझते जाइए, सिर्फ देखते जाइए कि मैं कुछ भौतिक राशियों का नाम लिखूंगा और उन भौतिक राशियों की बीमा क्या होती है मैं उन बीमाओं को लिखूंगा। उसका रीजन ये है कि जो मैं इस समय भौतिक राशियों का नाम लिखने जा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक है। इन्हीं सभी का इस्तेमाल करके आगे जितने भी फार्मूले मिलेंगे, बीमीय सूत्र जितने भी मिलेंगे, इन्हीं का उपयोग करके बनाएंगे। दैट मीन्स ये बिल्कुल स्टार्ट है। आ रहा है मेरी बात समझ में। जैसे आप देख लो, मैं पहले भौतिक राशि का नाम लिख रहा हूँ लंबाई, ये भौतिक राशि है। द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और ये पदार्थ की मात्रा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, लंबाई के लिए हमें बीमा लगाना होगा, तो लंबाई का बीमा हम यूज करते हैं एम। एम बीमा नहीं है, एल एल इसका एम, टी, थीटा, ए, ज्योति तीव्रता का सी डी, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये एल से लेंथ, लेंथ मीन्स होता है लंबाई, लेंथ की शुरुआत एल से है, इसलिए लंबाई का बीमीय सूत्र क्या है, एल। अब सबका ऐसा नहीं उसी से है, कुछ अल्टर भी होते हैं। एम से द्रव्यमान की इंग्लिश होती है मास, मास मीन्स क्या होता है द्रव्यमान, मास की शुरुआत एम से है, इसलिए इसका बीमा क्या होगा एम। समय की इंग्लिश होती है टाइम, टाइम की शुरुआत टी से होती है, इसलिए इसकी बीमा क्या है टी। अब ये मत कहना टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर की शुरुआत टी से होती है तो ताप का बीमा टी ही होगा, नहीं, क्योंकि जब इसका टी हो गया है तो इसका बीमा क्या मान लिया गया है थीटा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर की शुरुआत ए से होती है, इसलिए इसका मान क्या है बीमा क्या है ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला को हम शॉर्टकट में सीडी लिखते हैं, तो इसका बीमीय फार्मूला क्या मिलेगा सीडी। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है मोल, और इसको हमेशा इस बड़े कोष्टक में रखते हैं जिसको गुरु कोष्टक भी कहा जाता है। अब देख लो ये है क्या, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये तो लंबाई के लिए हम बीमा के रूप में एल यूज करेंगे, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, ताप के लिए थीटा, विद्युत धारा के लिए ए, ज्योति तीव्रता के लिए सी डी, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, ये यूज करेंगे। लेकिन बीमा क्या होता है, तो बीमा एल एम टी नहीं होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। इन सभी को एक साथ मिलाएंगे तो बीमीय सूत्र बनेगा।
बीमा इस पे चढ़ाई जाने वाली घात होती है, इस पे कुछ भी पावर नहीं है तो क्या चीज है, एक पावर है, तो इस पे चढ़ाई जाने वाली घातों को हम बीमा कहते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो बीमा का परिभाषा देना होगा तो क्या बोलेंगे, ये बताओ। ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ये सब क्या है, ये मूल राशियां हैं। इसके ऊपर ये 1 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घात है। ऐसी घात का नाम क्या होता है, बीमा। यानी ये भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो ये पावर है ये मूल राशियों पर चढ़ाई गई है और इसी पावर का नाम क्या पड़ गया है, बीमा। तो बीमा का हम परिभाषा क्या देंगे, ये सिस्टमेटिक है, बोलेंगे किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, ध्यान से सुन लो, क्या बोलेंगे हम, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घात को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। क्या हमारी बात समझ में आया? क्या बोलोगे आप बीमा का परिभाषा? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घात को ही हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? बीमा का आप क्या परिभाषा लिखोगे बताओ तो? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घात को बीमा कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घात को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। अब देखो ये भौतिक राशियां ये है और ये मूल राशियों पर ये कुछ भी घात नहीं है, तो एक एक घात है ना भाई, तो इनका क्या होगा बीमा बाबू, इनका बीमा 1 होगा, इनका भी 1, इसका भी 1, इसका भी क्या होगा, 1 होगा। यानी मूल राशियों के ऊपर जो भी घात चढ़ेंगे उन्हीं घातों का नाम क्या होगा, बीमा। समझ में आ रहा है? अब देखो लंबाई के लिए किस पे घात चढ़ाएंगे, तो लंबाई के लिए L पे घात चढ़ाएंगे। द्रव्यमान आ गया तो किस पे घात लगाएंगे, M पे। समय आ गया तो T पे, ताप आ गया तो थीटा पे, विद्युत धारा आ गया A पे, ज्योति तीव्रता आ गया CD पे, पदार्थ की मात्रा आ गया तो मोल पे। इस पे जो घात चढ़ाएंगे उन्हीं घातों का नाम क्या रहेगा, बीमा। तो क्या बीमा का डेफिनेशन अपने मन से आप लिख सकते हो? क्या लिखोगे बीमा का डेफिनेशन? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई जाने वाली घात को बीमा कहते हैं। और ये लिख के दिखा लोगे किस पे घात हम चढ़ाएंगे। बोलो ये चीजें क्लियर है? चलो अच्छी बातें हैं, ये लिख लो तब तक आप, फिर इसके बाद बात कर रहे हैं बीमीय सूत्र पे। यहाँ देख लो, पहले हम बीमीय सूत्र का परिभाषा दे दें कि बीमीय सूत्र किसे कहते हैं, आसान से समझ लो। आपसे हम पूछें ये लंबाई क्या है तो आप बोलोगे लंबाई कौन सी राशि होती है, मूल राशि, मैंने लिखवाया है। चौड़ाई क्या है, तो ये भी एक प्रकार की लंबाई है, ये भी क्या चीज़ है, मूल राशि। जैसे हम यहाँ चाक का ऐसे ये खड़ा रखे हैं तो हम कहेंगे चाक का डिब्बा इतना लंबा है, इसी को ऐसे पलट देंगे तो आप बोलोगे ये इतना चौड़ा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी एक ही राशियां हैं, इसकी स्थिति हम बदल दे रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। ऐसे ये खड़ा है तो क्या चीज़ है, लंबाई, इसी को ऐसे कर दिए तो क्या बन गया, चौड़ाई। तो जब ऐसे मूल राशि है तो क्या पलट देंगे तो मूल राशि नहीं होगा। यहाँ पे रखा है तो चाक है, तुमको दे देंगे तो लोहा बन जाएगा, नहीं, ये भी तो चाक रहेगा। तो इसका मतलब लंबाई मूल राशि है तो चौड़ाई भी क्या है, मूल राशि है ना भाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई से एक अलग राशि प्राप्त होती है जिसका नाम क्या होता है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अरे हम पढ़े हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो लंबाई कौन सी राशि है, मूल राशि, चौड़ाई भी क्या है, मूल राशि, इनके गुणनफल से क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है, ये कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहे जाएंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो अब देखो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर मूल मात्रक है। चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, ये भी क्या है, मूल मात्रक। लेकिन यहाँ मीटर मीटर 2 बार आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, तो मीटर स्क्वायर क्या बन गया, व्युत्पन्न मात्रक।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोलो यार। तो ये बताओ भाई, अगर घात नहीं रहता तो ये मूल मात्रक है, घात चढ़ गया तो क्या बन गया? व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये बताओ घात किस पे चढ़ा है? मूल मात्रकों पर न घात चढ़ा हुआ है? ये बताओ, ये मूल मात्रक मीटर होता है, इस पे घात चढ़ गया है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो क्या बन गया है? व्युत्पन्न मात्रक। तो हमारे पास क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर मिल गया, तो ये एक हमारा समीकरण टाइप बन जाएगा, एक सूत्र बन जाएगा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या मिल गया? मीटर स्क्वायर। अभी डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो L पे 2 लिखेंगे, तो हमारा मूल मात्रक पे अगर हम कोई घात चढ़ा दे रहे हैं तो एक फार्मूला बन जा रहा है। तो अब उस फार्मूला का नाम क्या बन गया है? डायमेंशनल फार्मूला, दैट मीन्स बीमीय सूत्र। समझ में आया? तो ये बताओ बीमीय सूत्र कैसे बना है? मूल मात्रकों पर घात चढ़ा है तब तो बना है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये एक प्रकार का ऐसा सूत्र है जो व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों को उचित घात के रूप में लिखने से क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। दोबारा सुन लो, अगर आपसे कोई फर्क पूछे कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? हम बोलेंगे ये ऐसा सूत्र है जो व्युत्पन्न मात्रकों को, आ रहा है मेरी बात समझ में? क्या बोलोगे? ऐसा सूत्र बोलेंगे, ऐसा सूत्र जो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घात के रूप में लिखने पर प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीमीय सूत्र बोलते हैं। दोबारा सुन लो, बीमीय सूत्र का क्या परिभाषा बोलोगे? अपने मन से सोचो, सिंपल अपने मन से पहले सोच के बताओ क्या बोलोगे आप। अरे यार बोलोगे आप, वह सूत्र जिसमें व्युत्पन्न मात्रकों को, दोबारा सुन लो, क्या बोलोगे? वह सूत्र जिसमें व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घात के रूप में लिखने से प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीमीय सूत्र। क्या आप भी नहीं याद हो पाया? आसान तरीका है, अभी देखो फटाफट अभी निकलेगा, एक भी डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको 3 चीजें बस याद रखनी है। क्या बोलोगे आप? वह सूत्र जिसमें व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घात के रूप में लिखने से प्राप्त होती है, उसे बीमीय सूत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देख लो, यदि द्रव्यमान की बीमीय सूत्र ये ए ऐसे कहे, यदि ये द्रव्यमान की बीमा ए, लंबाई की बीमा बी, समय की बीमा कितना हो, ऐसे समय की बीमा कितना हो, सी हो, तब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसके आगे दिख रहा है, तब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? तो आप देखो, द्रव्यमान की बीमा क्या है बाबू? ए। तो द्रव्यमान की बीमा लिखने के लिए किसका यूज करेंगे? एम का। तो देखो एम का बीमा दे दिया है ए। बीमा क्या होता है? घात होता है ना। ये बोलो यार, अभी आप पढ़े हो यहाँ, घात कोई हम क्या कहते हैं? बीमा। तो द्रव्यमान की बीमा ए है, तो द्रव्यमान के लिए हम बीमा में क्या यूज करते हैं? एम। इसका घात ए है तो ये लिख दो ए। क्लियर है? कह रहा है लंबाई की बीमा बी, तो लंबाई के लिए क्या लिखते हैं हम? एल। इसकी बीमा बी है तो इसके ऊपर क्या हो गया? बी। समय की बीमा सी है तो समय के लिए क्या यूज करते हैं? टी। इसकी बीमा सी है तो इसके ऊपर लिख दिए सी। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया ना, एक सूत्र बन गया। तो इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं? बीमीय सूत्र। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया भाई? इस तरह हमारा बीमीय सूत्र निकलता है। तो बीमीय सूत्र का क्या परिभाषा देंगे? वह सूत्र जिसमें व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की उचित घात के रूप में लिखने से प्राप्त होती है, उन्हें बीमीय सूत्र कहते हैं। यदि लंबाई की बीमा ए, यदि द्रव्यमान की बीमा ए, लंबाई की बीमा बी एवं समय की बीमा सी हो, तब इसका बीमीय सूत्र ये वाला लिख के दिखा लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैक्सिमम बीमीय सूत्र को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? MLT के ही फॉर्म में लिखेंगे। क्या हमारी बात समझ में आया? तो क्या आप अपने मन से इतना लिख लोगे? तो सुनो क्या हेडिंग बना के लिखना है, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ। पहले हेडिंग क्या बनाएंगे? बीमीय सूत्र। और इसमें क्या लिखेंगे? वह सूत्र जिसमें व्युत्पन्न मात्रकों को
मूल मात्रकों की उचित घात के रूप में लिखने से प्राप्त होता है, उसे बीमीय सूत्र कहते हैं। यदि द्रव्यमान की बीमा ए, लंबाई की बीमा बी एवं समय की बीमा सी हो, तब बीमीय सूत्र निम्नवत होता है, एम पे ए, एल पे बी और टी पे सी। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ये इतना अपने मन से लिख लो, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। अब देख लो, यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि लंबाई के लिए अगर मुझे बीमा लिखना होगा तो एल के ऊपर लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए लिखना होगा तो एम के ऊपर, समय के लिए लिखना होगा तो टी के ऊपर। आ रहा है मेरी बात समझ में? ऐसे ये जितने राशियां हैं इनके लिए लिखना होगा तो इनके ऊपर लिखेंगे। लेकिन अगर कुछ एक दूसरे से रिलेटेड राशियां हैं, जैसे मैं क्या बोला हूँ कि अगर मान लो ये चाक का डब्बा है, ये चाक ऐसे खड़ा है तो लंबाई हो गया, इस तरह है तो क्या मिल गया? चौड़ाई। ऐसे हो गया तो क्या हो गया? ऊंचाई। वृत्त के अंदर पड़ गया तो व्यास, आधा तोड़ दिए तो त्रिज्या। आ रहा है मेरी बात समझ में? तरंगे अगर चल रही है ऐसे रख दिए तो हो गया ये इसका तरंगों का तरंग दैर्ध्य हो गया। तरंगे ज़्यादा हाइट तक गए, उनके बीच में ये माप दिए तो आयाम हो गया। यानी एक ही राशि है, यही लंबाई ही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में इसका अलग अलग नाम बदलता जा रहा है। मान लो अगर मैं पूछूं लंबाई का बीमा क्या होगा, बीमीय सूत्र, तो बोलोगे एल। मैं पूछूं चौड़ाई का क्या होगा, तुम्हें पता नहीं। त्रिज्या का क्या होगा, सोचने लगोगे। व्यास का क्या होगा, ये भी नहीं पता। डॉपलर का क्या होगा, ये भी नहीं जानते हो। आयाम का क्या होगा, ये भी नहीं जानते हो। अरे मेरी बात समझ में? राशि एक ही है बट इसका नाम अलग अलग है। तो बीमा अगर आ जाए बीमीय सूत्र लिखने को तो हम कंफ्यूजन में हो जाएंगे, इसका क्या लिखेंगे। तो मैं जितनी भी एक ही राशियां हैं जिनका अलग अलग सिचुएशन में नाम अलग अलग है, मैं उनको स्टोर करके एक पास कर दे रहा हूं कि एक का जो होगा समझ जाएंगे इन सभी का यही होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? जैसे मैं पहले लंबाई के लिए लिख रहा हूं, देख लो, ये लंबाई के लिए बीमीय सूत्र। ओके, जिसमें पहली राशि का नाम क्या होगा? लंबाई। दूसरे का नाम क्या होगा? चौड़ाई। तीसरे का नाम क्या होगा? ऊंचाई। चौथा क्या होगा? दूरी। इसके बाद क्या होगा? विस्थापन। इसके बाद से क्या आएगा? त्रिज्या। इसके बाद क्या आएगा? व्यास। फिर क्या आ जाएगा? आयाम। इसके बाद क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य। इसके बाद से एक और राशि होती है जिसका नाम कुछ अलग होता है, मैं बता दे रहा हूँ वह भी राशि। एक डॉपलर भी होता है, एक प्लैंक लंबाई होता है। अब बोलो, आप बिल्कुल बेसिक तक लेके जा रहे हैं तुम्हें कि तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम की जरूरत, पहले आप समझ लो उसके बाद लिखना। आप देखो, ये बोलोगे लंबाई तो ठीक है, समझ आ रहा है, चौड़ाई भी समझ आ रहा है, ऊंचाई भी, दूरी भी, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, आयाम, तरंगदैर्ध्य, डॉपलर, प्लैंक लंबाई, ये नाम अलग अलग हैं। अगर तुम्हें लंबाई का बीमीय सूत्र के लिए क्या यूज करेंगे हम? एल। आ रहा है मेरी बात समझ में? लंबाई के लिए क्या यूज कर ली? एम। एल कहेंगे चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, आयाम, तरंगदैर्ध्य, डॉपलर, प्लैंक लंबाई, इनका बीमा क्या होगा? क्या बीमीय सूत्र होगा? तो क्या बताओगे भाई? प्रॉब्लम वाली चीजें हैं कि नहीं है कि नाम अलग अलग है तो बीमा भी अलग अलग होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूं ये सब के सब एक ही राशियां हैं, लेकिन इनका नाम क्या है? अलग अलग है। ये सब के सब क्या चीज है? लंबाई है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो ये बताओ, राशि एक ही हो उसका नाम बदल देंगे तो उसका बीमा बदल जाएगा? नहीं, उनका बीमा वही रहेगा। मान लो लंबाई के लिए बीमीय सूत्र क्या लगाएंगे हम? एल। मान लो ये भौतिक राशियां हैं, यहाँ पे ये इनकी बीमा है। लंबाई के लिए बीमीय सूत्र इसका एल होगा, तो चौड़ाई के लिए कितना होगा? एल। लिखते जाना है, ये समझ लो पहले। ऊंचाई के लिए भी क्या होगा? एल। दूरी के लिए भी क्या होगा? एल। विस्थापन के लिए भी क्या होगा? तो एल। त्रिज्या के लिए क्या होगा? तो ये भी एल होगा। व्यास के लिए क्या होगा? तो ये भी एल होगा।
आयाम के लिए क्या होगा तो ये भी एल, तरंगदैर्ध्य के लिए क्या होगा तो ये भी एल, डॉपलर के लिए क्या होगा तो ये भी एल, प्लांक लंबाई के लिए क्या होगा तो ये भी एल। बोलो तुम्हें याद होगा कि नहीं होगा? ऐसे सारा सिस्टमेटिक एक पास हो गया ना। अब मान लो इसमें से कोई भी पूछेगा तो क्या तुम नहीं बता पाओगे? समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो अब देखो इसको एक्चुअल में लिखने का क्या तरीका है। हम कहे अभी कि एम एल टी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा पूरा। समझ में आ रहा है मेरी बातें? किसके फॉर्म में? एम एल और टी के फॉर्म में। तो हमारे कहने का मतलब इसमें सिर्फ एल ही आ रहा है, एम और टी तो आ नहीं रहा है। तो जो नहीं आएगा उस पर बीमा 0 लगा दोगे। क्या लगा दोगे भाई? 0। जैसे हमें किसके फॉर्म में लिखना है आप बताओ? एम एल टी के फॉर्म में लिखना है ना। तो इसमें एम नहीं आया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम। अब देख लो ये चीजें क्लियर हो गया कि लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होगा एल, चौड़ाई का बीमीय सूत्र एल, ऊंचाई का बीमीय सूत्र एल, दूरी का एल, विस्थापन का एल, त्रिज्या का एल, व्यास का एल, आयाम का एल, तरंगदैर्ध्य का एल, डॉपलर का एल, प्लांक लंबाई का भी क्या मिल गया एल। इसको लिखने का एक और तरीका है। अब वह तरीका क्या है ये देख लो। बहुत सारे बुक्स में हमको एम एल टी के फॉर्म में चाहिए, एम भी आना चाहिए, एल भी आना चाहिए, टी भी आना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ एल मिल रहा है, एम और टी तो आ नहीं रहा है। तो एम और टी नहीं आएगा तो उसको लिखेंगे बट उस पर 0 घात लगा लेंगे। कितना घात लगा लेंगे? जैसे देख लो हाई एल है तो ये एल तो रहबे करेगा, एम और टी की कमी है तो यहाँ एम पे 0 लिख लेंगे और टी पे क्या लिख लेंगे 0। बोलो समझ में आ गया ना। इसका भी लिखना होगा तो बोलो क्या लिखोगे आप? एम पे 0, एल और टी पे क्या लिख लोगे 0। इसका भी लिखना होगा तो क्या बोलोगे? एम पे 0, एल और टी पे क्या लिख लोगे 0। लिखना पड़ेगा ना। इसका भी लिखना होगा तो क्या लिखोगे? ऐसे लिख लोगे एम पे 0, एल और टी पे क्या लिख लोगे 0। बोलो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम दिख रही है? सबका लिखना होगा तो ऐसे ही लिख सकते हो, इससे आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। इसे बड़ा कोष्ठक में बिल्कुल रखना है, इसको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे तो इसका बीमीय सूत्र नहीं पड़ेगा, उसका एक्चुअल में नाम ही पड़ जाएगा। आ रहा है समझ में? इसलिए बड़ा कोष्ठक में आपको लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बोलो ये चीज़ें क्लियर हो गया? ये बताओ अगर लंबाई का बीमीय सूत्र एल हो गया तो है जितने भी राशि याद रहेंगे उन सभी का बीमीय सूत्र नहीं बता दोगे? बोलो भाई अगर मान लो तुम्हें सिर्फ लंबाई का बीमीय सूत्र पता रहता, हम कहते बताओ प्लांक लंबाई का क्या होगा, तुम्हें पता ही नहीं। तरंगदैर्ध्य का क्या होगा तो पता ही नहीं। डॉपलर का क्या होगा तो पहली बार नाम सुने हैं तो कहाँ से आएगा? आ रहा है मेरी बात समझ में? इसलिए जितनी भी इसकी कैटेगरियां हैं सबको मैं यहाँ पे स्टोर करके रख दिया हूँ कि आप एक का याद करो और फटाफट ये सभी याद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें पहले आप लिख लें, फिर इसके बाद हम अलग बातें करेंगे। अब देखिए हम समय के लिए बीमीय सूत्र निकालेंगे। अब देखिए समय के लिए कितनी राशियाँ आती हैं। पहला नंबर देख लो। पहले तो आपका यहाँ भौतिक राशि ये है, ये भी लिखते चल रहा है, और ये इसका बीमीय सूत्र है। अब लिखते चल रहे हैं। पहले भौतिक राशि में मान लो समय के लिए निकाल रहे हैं तो पहला समय हो गया। समय का दूसरा हम कहते हैं काल भी कहते हैं ना भाई। तीसरा समय एक और समय होता है जिसका नाम आवर्त काल भी होता है। समय एक होता है जो उड्डयन काल भी होता है। एक समय स्थिरांक भी होता है। स्थिरांक अर्ध आयु काल होता है। हो गया। देखो ये समय कितने हो गए। अगर मैं तुम्हें सिर्फ समय का बीमा बता देता कि समय का बीमा टी होता है, मैं पूछता समय स्थिरांक का बीमा क्या होता है, तो आपको ये चीज़ें नहीं पता। क्यों भाई? इसमें एक औसत आयु भी काल भी होता है, वो चीज़ें मैं भूल गया हूँ। औसत आयु काल, ये। अब बोलो मैं सिर्फ तुम्हें समय का बीमीय सूत्र पूछता तो आप बोलते समय का बीमीय सूत्र टी है, कहते काल का बीमीय सूत्र क्या है तो आपको नहीं पता।
आवर्तकाल का बीमीय सूत्र ये भी नहीं पता, उड्डयन काल का ये भी नहीं पता, समय स्थिरांक का ये भी नहीं पता, अर्ध आयुकाल का बीमीय सूत्र, औसत आयुकाल का बीमीय सूत्र, तो इन सभी का बीमीय सूत्र आपको नहीं पता होता हो पता भाई। लेकिन आपको मैं बता दिया हूँ कि ये जितनी भी राशियां लिखी गई है ये सब के सब क्या है, एक समय है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग होने के कारण इनका नाम भी क्या है, अलग अलग है। राशियां एक ही हैं बट इनका नाम अलग अलग है। तो बताओ जब राशियां एक ही हैं तो इनका बीमीय सूत्र भी तो एक ही होगा। तो मान लो जब समय का बीमीय सूत्र हमारा टी होता है तो मान लो इन सभी का बीमीय सूत्र कितना होगा, टी ही होगा। मान लो समय का बीमीय सूत्र टी है तो इस काल का भी बीमीय सूत्र क्या होगा, टी। आवर्त काल का भी बीमीय सूत्र क्या होगा, टी। उड्डयन काल का क्या होगा, तो ये भी टी। समय स्थिरांक का होगा ये भी टी। अर्ध आयु काल ये भी टी। इसके बाद औसत आयु काल इसका भी क्या हो जाएगा, टी। ऐसे हो जाएगा ना। अब बोलो इसको अगर दूसरे वर्ड में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इसमें तो एम और एल आया ही नहीं है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, एम पे 0 इंटू एल पे 0 और टी आया है तो टी लिख लेंगे। समझ आ रहा है मेरी बातें, क्योंकि बीमीय सूत्र में एम एल टी आना चाहिए। तो मान लो इसमें सिर्फ टी आया है, एम और एल आया नहीं है, अकेले क्या आया है, टी। देखो सिर्फ टी आया है ना तो हम टी लिख लेंगे, एम और एल नहीं आया है तो इसके लिए एम पे 0 एल पे 0 ये टी आया है तो लिख लो। इसके लिए भी क्या लिख लेंगे हम, एम पे 0 एल पे 0 टी। समझ में आ रहा है मेरी बातें। इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एम पे 0 एल पे 0 टी। इसके लिए भी बोलो तो बोलो यार, ये भी एम पे 0 एल पे 0 और टी। इसका भी क्या होगा बोलो तो, एम पे 0 एल पे 0 और टी। इसका भी बोलो क्या होगा, एम पे 0 एल पे 0 घात और ये क्या हो गया, टी। समझ में आ रहा है। जो घात है ये बीमा है और पूरा ये लिखा हुआ सूत्र क्या है, बीमीय सूत्र है। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा किसके लिए मिल गया बाबू, समय के लिए। अब ये देखो मैंने लंबाई से रिलेटेड जितनी राशियां थी उनका बीमीय सूत्र एक पास लिखा है, समय से रिलेटेड जितनी राशियां हैं इनका बीमीय सूत्र एक पास है। इसके बाद अब इसके आगे आने वाले हम राशियों की बात करेंगे, फिलहाल इतना लिखो। बीमीय सूत्र ध्यान से समझना इसको। चाल या वेग के लिए हमें क्या निकालना है, बीमीय सूत्र। बस आसान सा फार्मूला है यार। पहले आप देख लो ये नीरज, चाल बराबर हमारा फार्मूला ये होता है दूरी बटे समय, होता है ना, ध्यान से समझना। अब अभी देखो इसका बीमीय सूत्र निकालना है तो अभी दूरी ऊपर आया है ना तो हम ऊपर दूरी का बीमीय सूत्र लिखेंगे। तो बोलो दूरी का बीमीय सूत्र कितना होता है, एल। बोले है ना। और नीचे समय आया है तो समय का बीमीय सूत्र अभी क्या आया था, टी। ध्यान से समझ लो इसको, ये आया था टी। इस पे नीचे कुछ भी पावर नहीं है तो क्या चीज है, एक, क्योंकि बीमीय सूत्र को बट्टे में कभी नहीं रखते हैं। बैठ जाओ, यहाँ देखो टी पे एक घात नीचे प्लस में, अब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा एल टी पे -1। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। एल जहाँ है यही लिख लेंगे, टी पे नीचे एक घात प्लस में, ऊपर भेज देंगे तो किस में हो गया, माइनस में। तो हमारा चाल का बीमीय सूत्र क्या मिल गया, एल टी पे -1 मिल गया ना। अब देखो वेग का बीमीय सूत्र निकालते तो कितना आया था, आता वेग बराबर फार्मूला हमारा होता है विस्थापन बट्टे समय, ये होता है ना ये। अब यहाँ देख लो इसका भी कितना आएगा, विस्थापन का बीमीय सूत्र अभी कितना निकला था, एल। तो विस्थापन का हम बीमीय सूत्र लिख लेंगे एल। और नीचे देखो समय का बीमीय सूत्र क्या निकला था, टी। इस पे कुछ भी पावर नहीं है तो कितना है, 1। तो एक घात नीचे प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में, तो ये एल टी पे -1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आप देखो चाल का भी बीमीय सूत्र एल टी पे -1 निकला, वेग का भी बीमीय सूत्र क्या निकल गया, एल टी पे -1। इसका मतलब कि जितनी भी चाल होंगी या जितने भी वेग होंगे उन सभी का बीमीय सूत्र एल टी पे -1 ही होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। जितनी भी चाल हो, जितने भी वेग हो, उन सभी चाल और वेग का बीमीय सूत्र कितना आएगा, एल टी पे -1 आएगा। बोलो क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, चाल और वेग के लिए यहाँ बीमीय सूत्रों को लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लो अब
चाल तथा वेग के लिए बेमीय सूत्र। यहाँ यानी जितने भी चाल और जितने भी वेग होंगे उन सभी राशियों के लिए हम बेमीय सूत्रों का वर्णन करेंगे। अब यहाँ देखो, चाल में पहला नंबर तो ये चाल आ गया, यहाँ भौतिक राशि रहेंगे, और यहाँ पे इनका क्या रहेगा, बेमीय सूत्र रहेगा ना भाई। अब भौतिक राशि में मान लो आ गया चाल, समान चाल होता है, दूसरा नंबर क्या होता है, असमान चाल, तीसरा नंबर होता है औसत चाल, और कोई चाल है बोलो, औसत चाल, कक्षीय चाल होता है, और बोलो, और बहुत सारे चाल होते हैं, उन सभी चालों का नाम बोलो। मेरे पास होना चाहिए, मैं बता रहा हूं। क्रांतिक चाल होता है, प्लान चाल होता है? क्रांतिक चाल, प्लान चाल होता है। क्यों? इसके बाद से वेग में भी आता है, एक और होता है वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक है। इसके बाद से आता है वेग, वेग में आ जाएगा ऐसे समान वेग, असमान वेग, वो है लिख लो, एक समान वेग, असमान वेग, ठीक है, कोणीय वेग, ये इतने सब चाल और वेग से रिलेटेड हैं। और कुछ वेग, और कोई वेग है? अनुगमन वेग आ गया, और कोई वेग हो तो बताओ, बोलो भाई। ये जितने भी, ये देखो चाल, समान चाल, असमान चाल यहाँ पे, इसके बाद औसत चाल, कक्षीय चाल, क्रांतिक चाल, प्लायन चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, एक समान वेग, असमान वेग, कोणीय वेग, अनुगमन वेग। ये बोलो अलग अलग ये भौतिक राशियां है कि नहीं है ना भाई। तो हम फर्स्ट टाइम देखते तो ये कहते इनका अलग अलग डायमेंशनल फार्मूला होगा, इनका बेमीय सूत्र अलग अलग होगा, ऐसा है ना क्या? अच्छा, सैफ है, सैफ अब देख लो, इसमें अलग अलग ये पूरी भौतिक राशियां दिख रही हैं, तो इनका अलग अलग डायमेंशनल पूरा फार्मूला निकलेगा। अरे मेरी बात समझ में, ऐसे राशियों को देखने के आधार पे, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जब एक चाल और एक वेग का ये बेमीय सूत्र निकल गया, तो जिसके भी लास्ट में चाल आया या जिसके भी लास्ट में वेग आया, उन सब का बेमीय सूत्र सेम होगा 99%। 1% कहीं ऐसा होगा कि डिफरेंट हो गया। आ रहा है मेरी बात समझ में? जिसके भी लास्ट में क्या आपको वर्ड दिख गया, चाल, या जिसके भी लास्ट में क्या दिख गया, वेग, तो समझ लो उन सभी का बेमीय सूत्र होगा LT पे -1। बोलो कोई प्रॉब्लम है? तो अब देखो चाल का बेमीय सूत्र क्या होगा, तो आप बोलोगे ये LT पे -1 होगा। ये समान चाल का क्या होगा, तो ये भी LT पे -1 होगा ना भाई। इसके बाद से बोलो असमान चाल का क्या होगा, तो LT पे -1 होगा। इसके बाद औसत चाल, तो ये भी LT पे -1, क्लियर है। इसके बाद कक्षीय चाल, तो ये LT पे माइनस क्या होगा, 1। ये क्रांतिक चाल सेम LT पे -1। इसके बाद प्लायन चाल, तो बोलो इसका भी क्या होगा, LT पे -1। वर्ग माध्य मूल चाल, तो ये भी LT पे -1।
ये देखो एक समान वेग तो सेम LT पे -1, असमान वेग ये भी सेम हो जाएगा LT पे -1, कोणीय वेग तो सेम LT पे माइनस क्या होगा 1, अनुगमन वेग तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो तो आप LT पे क्या हो जाएगा -1। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें क्या एब्सेंट है बाबू? M नहीं है, हमको M LT तीनों चाहिए, इसमें क्या एब्सेंट है हमारा? M नहीं है। तो अगर हम M लगा के लिखते तो क्या आता? M पे 0 LT पे -1 आता ना भाई। मान लो इसमें M नहीं है, अगर हम लिखना होता M जोड़ के तो M नहीं है तो M पे 0 लगा लेते ना। ए बोलो यार, हमें 3 राशियां चाहिए होती है, एक M L T चाहिए, हमको 3 चाहिए तो L और T वाला टर्म तो दिख रहा है, M वाला नहीं है। तो अगर हमको इसका अलग बीमीय सूत्र अगर लिखना होगा, ऐसे बहुत से बुक्स में लिखा रहेगा M पे 0 L T पे -1, तो क्या ये वाला गलत है? अच्छा ये वाला गलत है, ये भी सही है और ये भी क्या चीज़ है? सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रहना चाहिए, मान लो यहाँ LT पे -1 है, इसको अदर बुक्स में लिखा होगा ऐसे भी M पे 0 LT पे -1, तो क्या ये वाला चाहिए? गलत नहीं है। मैं बोला हूँ कि मैक्सिमम बीमीय सूत्र को MLT के पदों में ही लिखते हैं, अगर M नहीं है तो हम वहाँ पे क्या लगा लेंगे 0 LT पे -1। तो इसके आगे ये वाला भी लिखते आइएगा जो मैं अदर में लिखा हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो ये सारी चीज़ें लिख लो। कौन ये नहीं लिखना है आपको, इसके बाद हाई वाला टर्म आप नीचे से ऊपर तक पूरा आओगे, ठीक है।